पहले हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात अर्थात दर्पण में जब उसका परावर्तन होता है, परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर जाकर मिलती हैं। जी हाँ, परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर जाकर मिलती हैं तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? तो प्रतिबिंब को लिखेंगे कि कितने प्रकार का होता है। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। इसमें जो नंबर एक आएगा जिसको हम लोग कहते हैं, नंबर एक है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब और नंबर दो क्या है? आभासी प्रतिबिंब। जिसमें से नंबर एक है आपका वास्तविक प्रतिबिंब। अब हम लोग जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप डेफिनेशन को देख लेंगे कि यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। जी हाँ, फिर से ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को हम वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं और इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब आते हैं नंबर दो। नंबर दो हमारा होता है आभासी प्रतिबिंब। नंबर एक है वास्तविक प्रतिबिंब, नंबर दो है हमारा आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होता है कि यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, दोनों एक दूसरे का सेम अपोजिट है, ये वास्तव में मिलती है, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, जो आभासी प्रतिबिंब होता है वास्तव में नहीं मिलती है, बल्कि दूसरे वस्तु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं और इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसका सिर्फ हम क्या ले सकते हैं? इसका सिर्फ और सिर्फ हम लोग फोटो ले सकते हैं। तो आप इन सभी डिफिनेशन को नोट कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम। जी हाँ, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। तो अब उन गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के क्या नियम होते हैं? किसी वस्तु का गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के तीन नियम हैं। कितने नियम हैं? तीन नियम हैं। परंतु प्रतिबिंब की स्थिति को निर्धारित करने के लिए इसमें से तीनों नियम में से सिर्फ दो नियम को ही प्रयुक्त किया जाता है। सिर्फ दो नियम को ही प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों नियम कौन कौन से हैं? आइए हम लोग देखते हैं। जो सबसे पहला नियम है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित दर्पण से परावर्तित होकर के उसके मुख्य फोकस से होकर के जाती है। यह अवतल दर्पण में हम लिखेंगे कि मुख्य फोकस से होकर के जाती है और उत्तल दर्पण में अगर उत्तल दर्पण के लिए हमसे पूछेगा तो हम लोग लिखेंगे कि फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। पहला नियम हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग इसको समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कोई आपका अवतल दर्पण है, ये आपका क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया और ये आपका हो गया, ये आपका हो गया उत्तल दर्पण। जी हाँ, ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा था। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण
और ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया और ये हमारा कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव हम कहते हैं P। ठीक है, तो इसको भी दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, P। इसका जो वक्रता केंद्र क्या होगा, C होगा। अवतल दर्पण के लिए वक्रता केंद्र यहाँ पे होगा C, और C से जो P के बीच की दूरी होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं R। इसको हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद यह जब कोई रेखा वक्रता केंद्र C और P से होकर के जाती है तो हम इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको भी हम लोगों ने पढ़ा था। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है, तो यहां पर भी ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मुख्य अक्ष हो जाएगा। ओके, अब जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये फोकस बिंदु आपका हो गया, मान लेते हैं इसमें ये फोकस बिंदु आपका ये हो गया। अब जैसा पहले नियम के अनुसार क्या बोल रहा है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है या मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित होने के पश्चात कहां से होकर के जाती है, दर्पण के फोकस से होकर के जाती है। अगर मान लीजिए इसको उत्तल दर्पण के लिए मानेंगे तो ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। इस मुख्य अक्ष में ये समांतर आने वाली ये प्रकाश की किरण किसके क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है। तो क्या होगा, क्योंकि ये अपारदर्शी है तो यह इस पार तो जाएगा नहीं, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये परावर्तित हो जाएगा। जब हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि हमको कहां से आती हुई प्रतीत होती है, उत्तल दर्पण के फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें या आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर के उसके फोकस से होकर के जाती हैं, और उत्तल दर्पण के लिए हम लोग बोलेंगे फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, अब नंबर 2 है कि मुख्य फोकस से होकर आने वाली, जी हाँ, मुख्य फोकस से होकर आने वाली किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। और उत्तल दर्पण के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर, या हम ये भी बोल सकते हैं कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ पहले वाले के जस्ट अपोजिट, पहला वाला क्या था, अगर समांतर आता तो उसके फोकस से होकर के जाता था, ये क्या है कि यदि फोकस से होकर के आएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर। जैसे मान लीजिए ये कोई प्रकाश की किरण है और ये दर्पण के फोकस से होकर के आ रहा है, तो ये जब यहाँ से परावर्तित होगा तो क्या हो जाएगा, ये जो आपका मुख्य अक्ष है इसकी क्या हो जाएगा, ये समानांतर हो जाएगा। तो इस मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगा, ये समांतर हो जाएगा। आते हैं उत्तल दर्पण के लिए, तो यदि फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है, यदि कोई वस्तु कहां पर आती प्रतीत होती है, इसके फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है, तो ये भी परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। आपके मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगा, ये समानांतर हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर 3, तो 2 नियम को हम लोगों ने जान लिया। तो हमने जाना कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होकर के फोकस बिंदु से होकर के परावर्तित होती हैं, और फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अब नंबर 3 है हमारा कि वक्रता केंद्र से होकर के आने वाली प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन होने के बाद या परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। जी हाँ, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के आ रही है, तो जब ये वक्रता केंद्र से होकर के आ रही है, आपतित किरण है वक्रता केंद्र से होकर के आ रही है, जब यह दर्पण से परावर्तित होगी तो बिना विचलित हुए यह इसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ऐसे आएगी प्रकाश की किरण और उसी मार्ग में फिर इस तरीके से क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। अब आते हैं उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए हम लोग बोलेंगे कि यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत होती हो, जी हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत होती हो, तो ये भी दर्पण से
परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो हमारा तीसरा नियम हो गया। तो तीनों नियम को हम लोग एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। जो पहला नियम है हमारा, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर के जाएगी, और यदि फोकस से होकर के आती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यदि वक्रता केंद्र से होकर के आ रही है तो वह उसी मार्ग में परावर्तित हो जाएगी। आइए मैं आपको एक ऐसे ट्रिक बताता हूं जिससे कि आप इसको बहुत ही आसानी से हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। यदि यहां देखिए आपतित लिख लीजिए, आप आपतित प्रकाश किरणें, जी हां, आपतित प्रकाश किरणें, और यहां पे दूसरे कॉलम में आप लोग लिख लीजिए परावर्तित प्रकाश किरणें, परावर्तित प्रकाश किरणें। अब आपतित प्रकाश किरणें में हम लोग लिखेंगे कि यदि प्रकाश की किरणें किससे होकर के आती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, तो कहां से परावर्तित होंगी, फोकस से। कहां से परावर्तित होंगी, फोकस से परावर्तित होंगी। ठीक है, फोकस बिंदु से होकर के जाएंगी। अब नंबर 1 आपका हो गया। नंबर 2 में हमने पढ़ा कि यदि फोकस बिंदु से होकर के आती है तो कहां से आएंगी, फोकस बिंदु से अगर होकर के आती हैं तो परावर्तन होने के पश्चात क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। और नंबर 3 हमने पढ़ा कि यदि वक्रता केंद्र से होकर के आ रही है, वक्रता केंद्र C से होकर के आ रही है तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर के ही जाएगी, अर्थात उसी मार्ग में क्या होगी, वापस लौट आएगी। तो इस सारणी के माध्यम से हम आसानी से इसको हमेशा के लिए याद कर सकते हैं।